गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत नेतृत्व, उसका अर्थ और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व के बारे में एक बात कही गई है, एक लाइन कही गई है कि नेतृत्व जो है वो संभव को वास्तविकता में बदल देता है। तो चलिए आज हम नेतृत्व के बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं नेतृत्व यानी लीडरशिप पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम नेतृत्व का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में हम नेतृत्व की विशेषताएं और महत्व जानेंगे। साथ ही साथ हम प्रबंध कला और नेतृत्व के बारे में चर्चा करेंगे और इन दोनों में ही अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। एक अच्छे नेता के गुण भी आज हम पढ़ेंगे और अपने आज की ऑनलाइन क्लास का समापन करेंगे हम नेतृत्व शैली के साथ में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नेतृत्व का अर्थ। हमेशा की तरह पहले परिभाषा, फिर उस परिभाषा को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मिस्टर टेरी क्या कह रहे हैं? नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सकें। तो एक नेतृत्व एक इस प्रकार का कार्य है जो अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले व्यक्तियों को इतना प्रभावित कर देता है कि वो अपनी इच्छा से कंपनी या फैक्ट्री के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन में समझते हैं। ग्लोएक क्या कह रहे हैं? नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है। पारस्परिक मतलब मिले जुले व्यवहारों का, जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया कि कंपनी के उद्देश्यों को, सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक इस प्रकार की रूपरेखा, इस प्रकार का फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कर्मचारियों के लिए, जिससे वह प्रभावित होकर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो जब भी हम किसी संस्था की सफलता की कहानियों को सुनते हैं, हमें एकदम से उनके नेताओं का एकदम से ध्यान आ जाता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की फील्ड के अंदर, तो बिल गेट्स के बिना, या फिर रिलायंस की बात करें हम तो धीरू भाई अंबानी के बिना, जिन्होंने उसको खड़ा किया कंपनी का। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो नारायण मूर्ति जी। टाटा बिना JRD टाटा के, या फिर हम विप्रो की बात करें तो बिना अजीम प्रेम जी के हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही कंपनी को एकदम खड़ा किया, अपने वजूद को बनाए हुए। हम कहेंगे कि यह संभव ही नहीं है कि इतनी सफलता बिना किसी महान नेता के प्राप्त की जा सकती है। नेता सदैव किसी भी संगठन की सफलता तथा उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नेतृत्व की अवधारणा क्या होगी, इसके महत्व, इसके जो अच्छे नेता हैं उनके गुणों के बारे में हम आगे धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे और चर्चा करते चलेंगे। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ये पढ़ लेते हैं प्रबंध कला एवं नेतृत्व, इसके बारे में। तो प्रबंध तथा नेतृत्व को समानार्थक शब्द माना जाता रहा है, जबकि यह ठीक नहीं है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो प्रबंधकीय कार्य करता है। नेता वह व्यक्ति होता है जो अपने अनुयायियों को इस तरह से प्रभावित करता है कि वे वही करते हैं जो नेता चाहता है। एक प्रबंधक में नेता का गुण होना चाहिए ताकि उसके अधीनस्थ उससे प्रभावित हो जाएं। इसीलिए कहा गया है प्रबंध अगर नेतृत्व को हम मिला दें तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक नेता प्रबंधकीय कार्य करे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि एक प्रबंधक में नेतृत्व के गुण हों। सभी प्रबंधक नेता होते हैं, लेकिन सभी नेता प्रबंधक नहीं होते। ठीक है, तो एक प्रबंधक के लिए तो बहुत जरूरी है कि उसके अंदर नेतृत्व का गुण हो, लेकिन हर नेता जरूरी नहीं है कि प्रबंधक के गुण रखता हो। चलिए अंतर देख लेते हैं दोनों में, प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर है। सबसे पहले अर्थ, प्रबंधक वह
प्रक्रिया होती है जिसमें कार्य को कुशलतापूर्वक व प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जाता है, जबकि नेतृत्व दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना है कि वे वही करें जो नेता चाहता है। तो ये दोनों में अर्थ में जो है वो डिफरेंस हो गया। फिर से दोहरा देता हूं, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य को कुशलतापूर्वक व प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जाता है, जबकि नेतृत्व दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करना है कि वे वही करें जो नेता चाहता है। ठीक है, तो दूसरा हम आधार ले लेते हैं अंतर का क्षेत्र। प्रबंधक का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, जबकि नेतृत्व का क्षेत्र जो है वो छोटा होता है, संकुचित होता है। तीसरा आधार अंतर का उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना प्रबंध का जो है वो कार्य होता है, जबकि नेतृत्व में कहें तो अनुयायियों की आकांक्षाओं व अभिलाषाओं को पूरा करना नेतृत्व का उद्देश्य होता है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम अंतर के आधार पे। अस्तित्व, सामूहिक या संगठित समूह तथा औपचारिक संगठन जो है वो प्रबंधक के अंदर आते हैं, जबकि असंगठित समूह अथवा अनौपचारिक संगठन जो है वो नेतृत्व के अंदर आते हैं। तो ये चार हमारे अंतर के आधार हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंध और नेतृत्व दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेतृत्व की विशेषताएं। तो अब तक हम नेतृत्व का अर्थ पढ़ के आ चुके हैं, और नेतृत्व क्या कह रहा था कि दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो एक नेता चाहता है। तो ये अर्थ था। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा अर्थ को समझना, और अर्थ समझ पाए तो विशेषताएं बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, प्रभावपूर्ण प्रक्रिया। नेतृत्व अपने अनुयायियों या फिर अधीनस्थों, अधीनस्थ कौन होते हैं, जो किसी व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं, को इस तरह से अपने प्रभाव में ले लेता है कि वे वही करते हैं जो नेता या फिर प्रबंधक चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभाव उनके ऊपर छोड़ देता है। दूसरा, व्यवहार परिवर्तन। नेतृत्व से प्रबंधक अपने अधीनस्थों के उदासीन व्यवहार या फिर नकारात्मक प्रवृत्ति को, उदासीन व्यवहार मतलब जब कार्य में अच्छे प्रकार से ना दिल लगा कर करना, तो नकारात्मक प्रवृत्ति को बदलने में सहायक होता है, जिससे अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। हमने पिछले चैप्टर में कार्यकुशलता के ऊपर काफ़ी बातें की हैं। कार्यकुशलता का मतलब हो गया कम समय में कम लागत में अच्छी क्वालिटी का कार्य कर देना। तीसरा हमारा विशेषता, नेता व अनुयायियों का संबंध। नेतृत्व की मुख्य विशेषता अपने अनुयायियों का होना है। बिना अनुयायियों के नेता का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। तो नेता तभी हम कहला पाएंगे जब हमारे अनुयायी या हमारे अधीनस्थ कार्य करते होंगे। अगली विशेषता, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति। नेतृत्व संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, तो सिर्फ सामूहिक से नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों के, अधीनस्थों के या नेताओं के जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। तो विशेषताएं क्या कह रही हैं हमारी, नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेतृत्व एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक तरह से हम विशेषताओं और नेतृत्व के अर्थ से हम क्या सीख पाए कि व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वो नेता कहलाता है। नेतृत्व की चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेता अनुयायियों के संबंध को समझा जाए। बहुत बार किसी संगठन की सफलता का श्रेय उसके नेता को ही दिया जाता है, परंतु अनुयायियों को उपयुक्त श्रेय नहीं दिया जाता। बहुत सारे अनुयायी संबंधित कारक जैसे कि उनका कौशल, ज्ञान, प्रतिस्पर्धा, सहयोग करने की इच्छा, सामूहिक मनोवृत्ति यानी कि जिसको टीम स्पिरिट कहते हैं इत्यादि, व्यक्ति को एक महान नेता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अनुयायी स्वीकृति के द्वारा एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अच्छा नेता बनाते हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि नेता तथा अनुयायी
दोनों ही नेतृत्व की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। नेतृत्व का महत्व। किसी संगठन की सफलता में नेतृत्व का एक मुख्य कारक है, ये अब तक हमने जान लिया है। इतिहास में भी अगर हम उठाकर देखें तो यही बताता है कि बहुत सारे संगठनों की सफलता या असफलता के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा लीडरशिप का, यानी कि नेतृत्व का। स्टीफन कोरी ने अपने उपयुक्त उल्लेख किया है, मतलब उन्होंने कहा है कि जो एक प्रसिद्ध प्रबंधक परामर्श रहे हैं स्टीफन कोरी, उन्होंने कहा कि प्रबंधक महत्वपूर्ण है परंतु नेता संगठन की निरंतर सफलता के लिए आवश्यक है। एक नेता न केवल अपने अनुयायियों को संगठित रूप से जो है वो इकट्ठा कर सकता है, साथ ही साथ वो बहुत अच्छे ढंग से जो है वो उनसे कार्य भी करवा लेता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, ये आवश्यक संसाधनों की भी एकत्रित करते हैं, वो क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन्हें मार्गदर्शन देता है, उन्हें अच्छे प्रकार से गाइड करता है, अपने अधीनस्थों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित भी करता है, यानी कि कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। तो अब कुछ महत्व हम जान लेते हैं। नेतृत्व का क्या महत्व, थोड़ा सा और ज्यादा इस चीज को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले व्यवहार पर प्रभाव, हमारी जो है वो विशेषता। नेतृत्व से प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, पॉजिटिवनेस लाता है उनके अंदर। वे पूरी क्षमता और लगन के साथ में फिर कार्य करने लग जाते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि पूरी क्षमता के साथ कार्य करें, जो योग्यता उनके अंदर है, जो कुशलता उनके अंदर है, उसका पूर्ण जो है वो उपयोग कर पाए। तो कार्य करेंगे तो क्या होगा, उससे संस्था जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे ढंग से जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा महत्व, अनुयायियों की आवश्यकताएं। तो एक अच्छा नेता या प्रबंधक अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के साथ संगठनात्मक संबंधों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों को भी ध्यान में रखता है। यह उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, जिससे वे और अधिक संतुष्ट होकर बढ़िया कार्य करने लग जाते हैं। क्या हो सकते हैं, इंसेंटिव वगैरह हो गए, समय पर सैलरी मिलना हो गया, समय पर जो है वो सैलरी का बढ़ावा हो गया, हर साल जिस भी समय आए एक बढ़िया तरीके से बढ़ावा करना, ये सारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती है। फिर अगला, परिवर्तनों को लागू करने में सहायक। आज व्यवसाय को बदलते वातावरण में कार्य करना पड़ता है। बदलते वातावरण में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी हो जाते हैं। एक नेतृत्व गुण वाला प्रबंधक इन परिवर्तनों को आसानी से संस्था में लागू करवा सकता है। नहीं तो क्या होता है, विरोधाभास होता है, इन चीजों का परिवर्तन करना चाहते नहीं हैं वर्कर्स। तो अगर अच्छा लीडर होगा, अच्छा प्रबंधक होगा तो ये आसानी से कर पाएगा। और फिर सबसे जरूरी, झगड़ों का निपटारा। एक संस्था में होने वाले विभिन्न झगड़ों का निपटारा एक नेता बड़ी आसानी से कर लेता है। मीडिएटरशिप बहुत अच्छे से कर लेगा वो, और इन सभी को जो है वो छोटे मोटे बड़े झगड़े जो भी हैं, स्ट्राइक वगैरह हो गई, उनका अच्छे से निपटारा कर लेता। तो क्या कह रहा है नेतृत्व का महत्व? नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। दूसरा, एक नेता कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाकर रखता है और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर जितने भी प्रकार के व्यवसाय में परिवर्तन होते हैं उनको लागू करने में आसानी कर देता है। और फिर सबसे जरूरी, लास्ट में झगड़ों का आसानी से निपटारा कर देता है वो। तो ये कुछ ऐसे महत्व हैं नेतृत्व के, जिससे कि एक अच्छे नेता का होना जो है वो एक तरह से जरूरी नजर आना शुरू हो जाता है कि जरूर होना चाहिए एक अच्छा नेता। चलिए, अच्छे नेता के गुण, बड़ा अच्छा टॉपिक है, प्रश्न इसमें से आने के अधिकतर चांस रहते हैं। एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो एक अच्छे नेता में होने चाहिए? क्या बच्चों आप मुझे बता पाएंगे कि एक अच्छा नेता किस प्रकार के गुण रखता है? क्या ऐसे कुछ सामान्य विशेषताएं या गुण हैं जो सभी अच्छे नेताओं में समान रूप से पाए जाते हैं? इस प्रकार की ऐसी कितने गुण हो सकते हैं जो एक नेता को सफल बनाने में जो है वो मदद कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे दिमाग में जो है वो प्रश्न उठने चाहिए, जिससे कि मुझे लगे या हमें लगे कि महसूस हो कि जब हमें नेता बनना हो
तो हम उन सारी चीज़ों को जो है वो अपने अंदर, उन सारे गुणों को हम अपने अंदर जो है वो ढाल सकें। नेतृत्व का एक उपागम इस बात पर बल देता है कि एक व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण या फिर विशेषताएं जरूर होनी चाहिए जिससे वह एक अच्छा लीडर बन सके। मिस्टर जो हमने टेरी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी पहले, उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा, भावनात्मक स्थिरता, मानवीय संबंधों का ज्ञान, ऊर्जा मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए वो, भावात्मक स्थिरता का मतलब एकदम से किसी की फीलिंग्स में ना बह जाए, मानवीय संबंधों का उसको ज्ञान होना चाहिए, लोगों की वैल्यू को वो समझे, अभिप्रेरणा करने वाला होना चाहिए यानी कि प्रेरित करता रहे, संप्रेषण उसके अंदर होना चाहिए यानी कि उसके अंदर बोलने का कौशल होना चाहिए, शिक्षण योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, अगर कोई किसी भी चीज़ को समझाना है तो अच्छे ढंग से समझा पाए, सामाजिक कौशल उसके अंदर होने चाहिए, वो सोशल व्यक्ति होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए। मिस्टर टेरी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो होनी चाहिए। अब हम डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार के गुण जो है वो एक नेता के अंदर होने चाहिए ताकि वो एक सफल नेतृत्व कर पाए और अच्छे नेता जो है वो बन पाए। सबसे पहले शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं में क्या आता है, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया यानी कि वजन, स्वास्थ्य कैसा है, रूप रंग इत्यादि की उपस्थिति किसी व्यक्ति के शारीरिक व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। ऐसा माना भी जाता है कि अच्छी शारीरिक विशेषताएं लोगों को आकर्षित करती हैं। स्वास्थ्य और सहनशीलता एक नेता को मेहनत पूर्वक कार्य करने में सहयोग करती हैं। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम कार्य ऊर्जा पूर्वक, जैसे कि मिस्टर टेरी ने कहा था कि ऊर्जावान होना चाहिए नेता को, तो वो वाला गुण तो आ ही नहीं पाएगा उसके अंदर जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा। तो जब हम यानी कि नेता मेहनत पूर्वक कार्य करता है तो वो दूसरों को भी उसी उत्साह और लगन के साथ कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। दूसरा गुण जो एक अच्छे नेता के अंदर होना चाहिए वो है ज्ञान, नॉलेज। एक अच्छे नेता में आवश्यक ज्ञान और कौशल होना बहुत जरूरी है। केवल ऐसे ही व्यक्ति अपने अधीनस्थों को सही रूप से आदेश दे सकते हैं जो उस कार्य का पूर्ण ज्ञान रखते होंगे। फिर अगर हम तीसरे पॉइंट की हम बात करें, सत्यनिष्ठा या फिर ईमानदारी। एक नेता में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठता तथा ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। वह दूसरों के लिए आदर्श तभी बन पाएगा जब उसके अंदर सत्यनिष्ठता, ईमानदारी होगी, वह नैतिकता का गुण रखता होगा और अपने मूल्यों को और कर्मचारियों के मूल्यों को पहचानता होगा। तो बहुत ही जरूरी गुण है ये। फिर हम अगले गुण की अगर हम बात करें तो वो आता है पहल करना, इनिशिएशन करना। एक नेता में साहस तथा पहल शक्ति या फिर नेतृत्व आवश्यक होना चाहिए। उसे यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब उसे सो अवसर मिले, बल्कि उसे तो उन अवसरों को हथियाना चाहिए। इसी को हम पहल कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं, पहला कदम उठाना कहते हैं, तथा संस्था के लाभ के लिए प्रयोग करते रहना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा एक जरूरी गुण है। फिर अगले गुण की हम बात करें तो संप्रेषण कौशल। एक नेता को अच्छा संप्रेषक होना चाहिए, मतलब जो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रख सके। उसमें अपने विचारों को स्पष्ट समझाने की योग्यता होनी चाहिए तथा वह यह भी कर पाए कि लोग उसके विचारों को आसानी से समझ सके। उसे केवल एक अच्छा वक्ता ही नहीं होना चाहिए बल्कि एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। वो सिर्फ बोलने का कला ना रखता हो, वो दूसरों की बात सुनने और उनको समझने की भी कला रखता हो। एक अच्छा श्रोता, शिक्षक, परामर्शक, मार्गदर्शक, विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर वो सबसे मिलजुल कर कार्य करवा पाएगा। फिर अभिप्रेरणा कौशल। एक नेता को एक प्रभावशाली अभिप्रेरक भी होना चाहिए। उसे लोगों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उनको लगातार अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो अभिप्रेरणा का गुण होना चाहिए उनके अंदर। फिर आत्मविश्वास, ये तो सभी के लिए जरूरी होता है, एक नेता के लिए तो फिर होगा ही। एक नेता में उच्च स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए, यहां तक कि अत्यंत कठिन समय में भी वह अपना विश्वास ना खो पाए। वास्तविकता में अगर हम कहें तो यदि नेता में आत्मविश्वास की कमी है तो वह अपने अनुयायियों को कभी भी अपने विश्वास में नहीं ले पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। फिर हम अगले गुण की बात करें, निर्णय लेने की क्षमता। कार्य के प्रबंधन में नेता का निर्णायक
जो एक गुण होता है उनके अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो निर्णय लेने की जो है उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ताकि जो है वो समय पर निर्णय ले सके। ये ना हो कि समय निकल जाए और उसके बाद वो निर्णय ले। और हमारा आखिरी जो गुण रहेगा वो रहेगा सामाजिक कौशल। एक नेता को सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए तथा अपने सहकर्मियों या अनुयायियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी नेता इन सभी अच्छे गुणों को रखता हो, लेकिन हमेशा इन सभी गुणों को जो है वो अपने व्यवहार में ढालने का लगातार प्रयास जो है वो एक अच्छे नेता को करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा नेता बन पाएगा। नेतृत्व शैली बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। नेतृत्व व्यवहार और शैलियों के कई सिद्धांत हैं, उसमें से हम 3 जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला है एक तंत्रीय अथवा सत्तावादी नेता। तो नेतृत्व शैली का अर्थ क्या कहें हम कि प्राधिकारों का प्रयोग करना नेतृत्व शैली के अंदर आता है, कि मैं किस प्रकार से अपने नेतृत्व को जो है वो अपने नेतृत्व गुण को किस प्रकार से प्रयोग में लाता हूँ। तो हम 3 प्रकार के जो हैं वो इसके अंदर जो है वो सिद्धांत लेके चल रहे हैं कि किस किस प्रकार से जो है वो नेतृत्व शैली होती है। शैली किसी भी चीज़ को करने की कला को हम कह सकते हैं। तो नेतृत्व हम 3 प्रकार की जो है वो शैलियाँ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एक तंत्रीय अथवा सत्तावादी नेता। एक सत्तावादी नेता आदर्श नेता होता है तथा यह अपेक्षा करता है कि उसके अधीनस्थ आदेशों का पालन करें। यदि एक प्रबंधक इस शैली को अपनाता है तो प्रबंधक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करने हेतु अधीनस्थों को केवल एक तरफा संप्रेषण किया जाता है। यानी कि नेतृत्व जो कर रहे हैं नेता वो ही अपनी तरफ से आदेश देगा, जबकि दूसरी तरफ से अधीनस्थों की तरफ से कुछ नहीं लेने वाला वो। यह नेता हठकर्मी होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होने देना चाहता अथवा अपने विरोध को पसंद नहीं करता। उसका अनुगमन इस मान्यता पर आधारित होता है कि परिणामों के आधार पर पुरस्कार और दंड दोनों दिए जा सकते हैं। नेतृत्व की यह शैली कई परिस्थितियों जैसे कि कारखानों में प्रबंधक समय पर उत्पादन के लिए उत्तरदायी है तथा श्रम उत्पादक सुनिश्चित किया जाना है इत्यादि में उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली होती है। शीघ्र निर्णय लेने में भी इसमें सुविधा रहती है, परंतु यह विविधताएं भी हैं इसके अंदर। वे प्रत्येक के मत को सुनते हैं, अधीनस्थों के विचारों और मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, परंतु निर्णय का जो अधिकार होता है वो अपने पास में ही रखते हैं। दूसरा लोकतंत्रीय अथवा सहभागी नेता। एक सहभागी नेता कार्य योजनाएं विकसित करेगा और अपने अधीनस्थों की सलाह से निर्णय लेगा। उसमें एक तंत्रीय में क्या हो रहा था, वो अधीनस्थों के ऊपर नहीं अपने निर्णय पर ही चल रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं, अधीनस्थों की भी सलाह लेगा, वह उन्हें निर्णय में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करेगा। नेतृत्व की यह शैली आज के समय में बहुत ही सामान्य है, क्योंकि नेता यह भी मानते हैं कि यदि लोग अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लें तो वे सर्वोत्तम निष्पादन कर सकते हैं, सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। उन्हें दूसरों के विचारों को सम्मान देने, अधीनस्थों को उनके कार्य निष्पादन में समर्थन देने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये समूह के अंतर्गत सहमति बनाकर ही निर्णय लेते हैं। तो इसमें समूह में सहमति बन रही है, उसके बाद निर्णय ले रहे हैं, जबकि एक तंत्रीय में वो नेता जो है वो खुद ही निर्णय लेने की पावर अपने पास में रखता है। तीसरा अबंध अथवा मुक्त रोक नेता। इस प्रकार का नेता शक्ति के प्रयोग में विश्वास नहीं रखता जब तक कि वह अत्यावश्यक न हो। अनुगामियों को उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को तथा उन्हें प्राप्त करने के तरीके स्वयं तय कर सकें। समूह के सदस्य अपना अपना कार्य करते हैं तथा मिलकर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रबंधक केवल उन्हें समर्थन देता है तथा सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सूचनाओं की भी आपूर्ति करता है। साथ ही साथ अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्य का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के थे। परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर एक नेता इन शैलियों का समायोजन करके भी चयन कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। कार्य करते समय एक
अबंध नेता निश्चित नियमों का पालन करते हैं और अनिश्चितकालीन स्थिति में लोकतांत्रिक नेता को स्वयं के निर्णय लेने में भी जो है वो सहायता मिलती है। तो ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। धन्यवाद।